फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया। और ये मेरा वीडियो जो है ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पोजीशंस निकाला है इन गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर उससे रिलेटेड है। और इसमें एक टॉपिक जो इंटरनेशनल स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज उसके ऊपर है। इस टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एग्जाम असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का गुजरात के अंदर जो है ये हमने इसका पूरा पैटर्न बहुत बार आपसे डिस्कस किया है अपने प्लेटफॉर्म पे। और ये वन लाइनर क्वेश्चन आएगा इसमें आपको, लेकिन क्वेश्चन वन लाइनर डज नॉट मीन के आसान क्वेश्चन आएगा। आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, तभी आप उसका आंसर लगा पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इस बात से इजी या डिफिकल्ट नहीं होता कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, वो आपकी नॉलेज कैसी है उसके बेस पे आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप वन लाइनर क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है मेरा वो जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल स्टेप्स फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज इसके ऊपर है। और ये प्रिलिमिनरी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाई गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन उसके ऊपर हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं, सारे के सारा क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। और ये आपका जो सिलेबस गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सिलेबस है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, इसमें 200 क्वेश्चंस हैं और 200 ही मार्क्स हैं। और ये क्वेश्चंस में आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको रिलेटिवली कम मिलेगा। अब इसमें ये जो आपका पेपर है, दो पेपर हैं, एक आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह का है। मैं आज जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो इंटरनेशनल स्टेप्स फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज। तो इंटरनेशनल लेवल पे और ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज जो है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से मैच करता है। एनवायरनमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज रिलेटिवली रिलेटेड टर्म्स हैं। इसमें हमने जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो ट्रीटीज हैं उनको कवर किया है, प्लस जो कुछ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस से रिलेटेड ट्रीटीज हैं उनको कवर किया है, क्योंकि उनका इंपैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे भी होता है। एंड कुछ और ट्रीटीज जिनका इंपैक्ट एनवायरनमेंट के साथ है उनको भी कवर किया हुआ है। तो एनवायरनमेंट ओवरऑल और एनवायरनमेंट में ज्यादा फोकस क्लाइमेट चेंज के ऊपर। उसी तरीके से जैसे आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओनली ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करता, ओवरऑल चीजों की बात करता। 17 गोल हैं, उसको भी कवर किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सी जो बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उनको हमने कवर करने का ट्राई किया है। ये आपका सिलेबस है फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी श्योर आप इसको तैयार कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से विद द टीम ऑफ योरपीडिया मेंटर्स। ये सिलेबस आप सब लोगों के पास है और अब आपने इसमें प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा। तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आप इस एग्जाम को लिखने के लिए जा रहे हैं जिसके 18 बेसिकली आपके टॉपिक्स हैं, तो योरपीडिया इज द डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जहां पे आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। और पेपर 1 जो है जो 100 नंबर का आएगा वो गुजराती में है। तो ये इंश्योर करता है कि ओनली गुजराती स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो, उन्हीं को इसका बेनिफिट होगा। तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। सो इसमें 10 टॉपिक गुजरात के ये हैं आपके, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और गुजराती ग्रामर भी आएगा। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें इंटरनेशनल स्टेप्स फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंजेस ये टॉपिक है जो इसका पार्ट है। हम ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनको हम कवर कर चुके हैं। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी हम कवर कर चुके हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कवर कर चुके हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीजें हमने कवर की हैं। आज की लेक्चर में मैं ये इंटरनेशनल कुछ जो हमारे इंटरनेशनल स्टेप्स जो लिए गए थे शुरू से उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। और नीडलेस टू से आप ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और ये योरपीडिया के पैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर अभी तक आपने योरपीडिया को ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स इस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो मेरा एडवाइस है आपसे, आप इस पैनल को, आप योरपीडिया के पैनल को एक्सेस करें, ज्वाइन करें मॉड्यूल, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजी से। क्रोनोलॉजी मीन्स किस तरीके से चीजें प्रोसीड की ग्लोबल वार्मिंग को लेके। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1850 वगैरह से स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब मशीन एरा, और उसी टाइम पे ये फॉसिल फ्यूल जो थे, ऑयल, इसको कोल, इसको बर्न करके इंडस्ट्रीज में इसको यूज करना स्टार्ट किया गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पावर प्लांट्स के लिए। वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशन था बढ़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट था एटमॉस्फेयर में वो बढ़ा। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है
6 गैसेज हैं ग्रीन हाउस, जिसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह भी आता है। तो ये 6 गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा और उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ क्लाइमेट चेंज भी आया। तो ये क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले 1980 में क्या हुआ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस जिनेवा में है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन दैट इज ICSU जिसका हेड ऑफिस पेरिस में है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। तो 1980 उससे पहले बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, लेकिन 1980 में जो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम को स्टार्ट किया, वो एक आप मान सकते हैं कि एक फर्स्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट प्रोग्राम था इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्रोनोलॉजी यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर लोगों ने क्लाइमेट साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया, और लोगों ने ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है उससे क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, क्लाइमेट उससे चेंज हो रहा है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर चेंजेस आ रही हैं। तो ये पहला इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोग्राम था जिसका नाम था वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम 1980 में, और इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के चलते वो आया था। फिर 1988 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी क्रिएट हुई जिसका नाम था IPCC। अब IPCC बेसिकली 1988 में जाके क्रिएट हुआ, नवंबर 1988 में, जिसका फुल फॉर्म था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये यूनाइटेड नेशन ने इसको सेटअप किया, और इसका मेन काम था रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना और पब्लिश करना जिसमें साइंटिफिक डाटा हो। तो एक तो आपसे वो एग्जाम में जो ये आपके फुल इसका जो नाम है वो पूछ लेता है, IPCC का फुल नाम क्या है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म बता दो क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसी तरीके से IPCC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जब अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उस टाइम पे क्रिएट हुआ था, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी इसी के अंडर चलती हैं। उसी तरीके से IPCC इंटर गवर्नमेंटल, मतलब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट अलग अलग, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये नवंबर 1988 में बना था। इसका काम है कि आपने साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना और उसको पब्लिश करना, सो दैट साइंटिफिकली ये बताया जा सके कंट्रीज को कि ऐसी कोई ट्रबल आ रही है। अब जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग गवर्नमेंट्स जहां पे भी हैं, उन सारी गवर्नमेंट को, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि साइंटिफिकली ये डाटा है और ये बेसिकली एक थ्रेट है। तो यूनाइटेड नेशन ने IPCC इसीलिए बनाया था कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज किसी पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है, वो ग्लोबल फिनोमेना है, मतलब वो पूरे अर्थ के रिलेटेड फिनोमेना है। तो सारी कंट्रीज को एफर्ट लगाना है उसको कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रीज एफर्ट तब लगाएंगी अगर उनके पास डाटा या इंफॉर्मेशन उन तक दी जाएगी, तो उन तक इंफॉर्मेशन साइंटिफिक डाटा और रिपोर्ट की दी जाएगी IPCC के थ्रू। फिर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ समिट, जिसको फर्स्ट अर्थ समिट बोलते हैं, और रियो डी जेनेरो समिट ब्राजील में है, ये हुई थी 1992 जून में, और बहुत सी कंट्रीज 166 कंट्रीज इकट्ठी आई और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, और यहीं से स्टार्टिंग होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मींस अलग अलग कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डिस्कस करते हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में क्या चल रहा है। और अभी COP29 रिसेंटली हुआ था, तो कुछ COP29 COPs में से कुछ COPs बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें नेट जीरो का टारगेट इंडिया ने रखा था कि 2070 तक हम नेट जीरो को अचीव कर लेंगे, कार्बन नेट जीरो एमिशन हमारा हो जाएगा। वो 2070 का टारगेट रखा है इंडिया ने, दैट इज बाई 2070 हमने उसमें ग्लासगो में COP26 में। उसी तरीके से COP, कुछ इंपॉर्टेंट COPs हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड या पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ COPs हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो COP मींस हर साल जो मीटिंग होगी अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसमें क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया जाएगा। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस तो तुम्हें पता ही है जहां लोग मिलते हैं, पार्टीज मतलब अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव। तो कॉन्फ्रेंस होगी पार्टीज की जो क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। और ये COP जो होगा हर साल, ये होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब बना था? पहली अर्थ समिट में,
वो कब हुई थी? जून 1992 में रियो डी जेनेरो में। इसको पहली अर्थ समिट या रियो समिट भी बोलते हैं। अब उसके बाद 1997 में हम क्रोनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड में क्लाइमेट के ऊपर बात लोगों ने करना स्टार्ट किया। तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में है, और बेसिकली जो तीसरी सीओपी हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, कौन सी सीओपी है आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड सीओपी जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, जो 1995 में बेसिकली डिस्कशन स्टार्ट हुआ। 1997 में इसको साइन किया गया और 1997 में इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में उसको साइन हुआ। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल केम इन फोर्स इन 2005। 1997 में साइन हुआ, 2005 में इट केम इनटू फोर्स, और 2008 से 12 तक इसको अपना टारगेट मीट करना था, जो मीट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2020 तक मीट करना था, या 15 तक कुछ ऐसा इनका टारगेट रखा गया था, जो बाद में हम डिस्कस किया है हमने नीचे। जब फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आ गया था। तो एक्चुअली इसके दो फेजेस थे। पहला फेज 2008 से 18 था, लेकिन वो मीट नहीं हो पाया था। और क्योटो प्रोटोकॉल में ये बोला गया था कि जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका 1990s के लेवल के कंपैरिजन में 5.2% हम उसका लेवल रिड्यूस करेंगे। ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो एमिशन है उसको 5.2% कंपेयर टू 1990 लेवल हम उसको रिड्यूस करेंगे विद इन दिस टाइम पीरियड 2008 से 12 के बीच में। अब क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जो टारगेट रखे गए थे, ये टारगेट रखे गए थे डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। इसमें डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, चाइना उसमें नहीं आता था, जबकि इंडिया और चाइना बहुत बड़े पॉल्यूटर हैं ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के। 6 ग्रीन हाउस गैसेज का जो लेवल 1990 में था उससे 5.2% रिड्यूस करना है, ये टारगेट था। और टारगेट दिया गया डेवलप्ड कंट्रीज को, और कई डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी कई कंट्रीज को टारगेट दिया गया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जिसका फेज 2008 से 12 के बीच में था, वो इवेंचुअली उसका बेनिफिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2005 में एक जो नेक्स्ट लॉन्च किया गया, दैट वाज यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको कार्बन एक्सचेंज बोलते हैं। वो यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया, और इसके अंडर क्या था कि कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन एक्सचेंज किया जा सकता है, और कुछ बेसिकली कार्बन अलाउंसेस दिए जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आप किसी और बेसिकली कंट्रीज का जो कार्बन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर अपनी कंट्री में नहीं तो दूसरी कंट्री में रिड्यूस कर दो, जिससे कार्बन आपको एक्सचेंज किया जा सकता है कि आप अपने टारगेट को कैसे मीट करोगे। नॉट ओनली कार्बन एमिशन आपने अपनी कंट्री में रिड्यूस करना है, आप किसी और कंट्री में रिड्यूस कर दो, आपकी क्रेडिट में वो चला जाएगा। तो इसको कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन अलाउंसेस वगैरह बोलते हैं। कि 2005 में चीजें सारी स्टार्ट हुई। फिर कोपेनहेगन एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगेन ये जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर ही हुई। और इसमें कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में पहली बार ये डिस्कशन हुआ कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मींस इंडस्ट्रीज जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले। तो इंडस्ट्रीज कब स्टार्ट हुई थी? 1850 वगैरह में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज वगैरह 1850 के आसपास स्टार्ट हुई। उस टाइम पे जो भी टेम्परेचर था ग्लोब का 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बेसिकली मैक्सिमम उस लेवल तक हम इसको इंक्रीज अलाउ कर सकते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले ये डिस्कशन कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में हुआ था। बाद में आप देखोगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात पेरिस एग्रीमेंट में भी की जाती है, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन उससे कहीं पहले कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में यह डिस्कशन हो चुका था। हाउएवर कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं बना और इसका कोई ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। अनफॉर्चुनेट पार्ट फ्रेंड्स यही है कि जितने भी ग्लोबल समिट्स या ग्लोबल डिस्कशंस मीटिंग्स हुई हैं उनमें कोई रिजल्ट नहीं मीट हुआ। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का भी रिजल्ट इफेक्टिव नहीं हुआ, पेरिस एग्रीमेंट का इफेक्टिव नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत कम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बेसिकली कॉन्फ्रेंसेज हैं जिनमें जो डिस्कशन हुआ वो मीट किया गया है। खासकर जो सबसे बड़े पॉल्यूटर हैं यूएस वगैरह, वो इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनफैक्ट ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूएस के जनवरी 2025 में फिर से 4 साल के लिए, तो उन्होंने बहुत बार इसको रिजेक्ट किया है कि हमें जो है क्लाइमेट चेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कार्बन को बर्न करते रहेंगे, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड या फॉसिल फ्यूल जो है वो उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये ट्रंप बहुत बार बोल चुके हैं।
फिर 2010 दिसंबर में कैनकन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, ग्रीन क्लाइमेट फंड की यहां बात की गई। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड $100 बिलियन का फंड 2020 से क्रिएट किया जाएगा, जिससे हेल्प की जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज की, सो दैट वो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए काम करें। तो ये जो आपका कैनकन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि पहली बार जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसकी बात इस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। और ग्रीन क्लाइमेट फंड कैनकन मेक्सिको में है। ग्रीन क्लाइमेट फंड $100 बिलियन का फंड होगा, जिसका मेन पर्पस होगा, ऑब्वियसली इस फंड में पैसे डेवलप्ड कंट्रीज डालेंगी जो भी होगा, और उससे डेवलपिंग कंट्री को बेनिफिट दिया जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई बोला जाए क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी, तो पेरिस एग्रीमेंट को माना जाता है। ये COP21 था जो पेरिस में हुआ था, और ऑलमोस्ट हर कंट्री वर्ल्ड की, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती हैं, इसको मानती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ओनली एक आपने लगा रखा था, बाइंडिंग था कि डेवलप्ड कंट्रीज को ये काम करना पड़ेगा, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए है। और इसमें ये बोला गया कि भाई साहब जो टेम्परेचर है ग्लोब का वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हमें नहीं जाने देना है, ये यहां पे डिस्कशन हुआ था। फिर जो अक्टूबर 2018 में जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो निकल के आई, और 3 कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट्स को पब्लिश किया गया। विद इन 1 ईयर ये 3 रिपोर्ट्स पब्लिश की गई, और इन रिपोर्ट्स में साइंटिफिक डाटा था। और जो पहली रिपोर्ट थी वो डील करती है कि एवरेज टेम्परेचर का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा बाय 2021, दैट इज 22nd सेंचुरी। प्रेजेंटली 21st सेंचुरी इज गोइंग ऑन। 22nd सेंचुरी तक अगर इतना बढ़ जाएगा तो क्या उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। और जो सेकंड था वो इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का लैंड पे क्या होगा, और थर्ड जो था वो ओशियन या क्रायोस्फीयर पे उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो 2018 में IPCC की 3 रिपोर्ट्स आई। पहली रिपोर्ट ग्लोबल टेम्परेचर से रिलेटेड थी, दूसरी ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट लैंड के ऊपर, और तीसरा ओशियन के ऊपर। और इसमें जो IPCC की रिपोर्ट्स हैं उसका मेन इंपैक्ट ये होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट्स को ये बताया जाए कि साइंटिफिकली ये चीज हो रही है और हमें कहां पे कंट्रोल लाने की रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बात होती है। यूरोपियन ग्रीन डील, ये यूरोपियन ग्रीन डील क्या है, ये बेसिकली यूरोपियन काउंसिल ने इसको दिसंबर में बेसिकली अडॉप्ट किया था, और कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक आ जाएगी इसकी बात की गई थी। तो नेट जीरो एमिशन जिसको बोला जाता है कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो एमिशन, कि जितना कार्बन आप रिलीज करोगे उतना आप कंज्यूम भी करोगे, तो वो बेसिकली आप 2050 तक अचीव करोगे। चाइना ने 2060 बोला है, इंडिया ने 2070 बोला है। तो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज अलग अलग डाटा लेके आती हैं कि हमें उस टाइम पे इसको अचीव करना है। छठी जो रिपोर्ट आई थी IPCC की 2023 में आई थी, और इसको पब्लिश किया गया था मार्च 2023 में। और इसमें बताया गया था कि कितना रिस्क है हीट वेव्स का, एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्रायोस्फीयर जो मेल्टिंग ऑफ क्रायोस्फीयर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारे का सारा। तो बेसिकली उसमें ये बोला गया था कि एमिशन को अगर हमने 45% तक रिड्यूस नहीं किया 2030 तक, या नेट जीरो 2050 तक नहीं लाएंगे तो डेंजरस हो सकता है। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने नए पेट्रोल और डीजल व्हीकल 2035 के बाद नहीं बेचेंगे, ये भी बेसिकली एक वोट यूरोपियन पार्लियामेंट में हुआ। तो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज का लेके सिचुएशन है सारी की सारी वो काफ़ी ग्रिम है, और उसी लिए अलग अलग कंट्रीज जो डिसीजन लेती हैं वो पर्टिकुलर किसी रिपोर्ट के बेस पे लेती हैं। कोई भी कंट्री ये अज्यूम करके कि इतने ईयर के बाद टेम्परेचर इतना हो जाएगा, अब इसका डाटा कहाँ है, कहाँ से ऑथेंटिकेट है ये चीज़, तो वो IPCC की जो रिपोर्ट्स हैं जो अलग अलग साइंटिफिक डाटा के बेस पे बनाई जाती हैं, उन रिपोर्ट के बेस पे वो कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि आपको डिसीजन क्या लेना है या आपको क्या पॉलिसी बनानी है। सो 2035 तक आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बैन कर दी जाएंगी और उनको यूज नहीं करेंगे, ऐसा यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट किया था। 2023 अभी तक का सबसे गर्म ईयर रहा है, फिर 2024 हमने बोला सबसे गर्म रहा है। इस तरीके से हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। ये सब्सटेंस डिप्लीटिंग ओजोन लेयर से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, और ये इट केम इनटू फोर्स इन 1989। तो ये
1987 में इसको साइन किया गया था, 1989 में इट केम इनटू फोर्स। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ओजोन लेयर को बेसिकली प्रोटेक्ट करना, टू फेज आउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। एंड ये अभी तक का बहुत ही सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट रहा है। देखो, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड जितने भी साइन हुए हैं एग्रीमेंट वो सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से, और फॉसिल फ्यूल बर्न होता है पावर प्लांट्स या ऑटोमोबाइल के अंदर। पावर प्लांट और ऑटोमोबाइल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, जबकि ओजोन लेयर डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है बहुत कम है, उनके अल्टरनेट भी हमारे पास अवेलेबल है, और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से डायरेक्टली उसका रिलेशन नहीं है, तो उसको कंट्रोल करना आसान है। लेकिन हम ये टॉपिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ओजोन जो लेयर है क्या वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है? आंसर इज नो। नो डाउट ओजोन इज ग्रीन हाउस गैस होती है ओजोन भी, लेकिन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, वो बेसिकली उसका इंपैक्ट ग्रीन हाउस गैसेस की तरह से होता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर होता है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे हेलोजन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको बैन कर दिया जाए तो क्लाइमेट चेंज पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट उसका पड़ता है। तो ये एक्चुअली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक मेन पर्पस था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को बैन करेंगे तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स जो हैं वो एक ग्रीन हाउस गैसेस की तरह से काम करते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के ऊपर भी इनडायरेक्टली काम किया, और एक किगाली एग्रीमेंट हुआ था, किगाली अमेंडमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही नेक्स्ट वर्जन था, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी ऐड कर लिया गया था। और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल जो वार्मिंग है वो अवॉइड करना है कि एंड ऑफ द सेंचुरी तक टेम्परेचर ना बढ़े, ये उसमें भी किगाली अमेंडमेंट वगैरह में लिखा गया था। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि साहब ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किस चीज से डील करता है और क्या इसका इंपैक्ट डायरेक्टली होता है ग्लोबल वार्मिंग पे, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स का क्या इंपैक्ट होता है, हमें इसका भी आइडिया होना चाहिए। फिर देन वी टॉक अबाउट अर्थ समिट। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका एक नाम, जो दूसरा नाम है वो जरूर आपने याद रखना है, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED इसका अर्थ समिट का दूसरा नाम है। और रियो डी जेनेरो ब्राजील में ये इंटरनेशनल एक गैदरिंग हुई थी जून 1992 में, और ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था ग्लोबल एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड कोऑपरेशन की डायरेक्शन में। इसके कुछ आउटकम्स क्या थे? एजेंडा 21 इसका एक आउटकम था, एजेंडा 21, जिसमें बेसिकली ये बताया गया था कि 21st सेंचुरी में हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करेंगे। इनफैक्ट अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, रियो समिट जिसको बोलते हैं, वो एक मेजर बेसिकली स्टेप था इस डायरेक्शन में, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और UNCED उसका दूसरा नाम था, और उसमें से कई चीजें निकल के आई थी, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC उसी टाइम निकल के आया था, और उसी ने बाद में COPs वगैरह करवाना स्टार्ट किए। 27 प्रिंसिपल्स इसमें डिस्कस किए गए थे, और ये आपका बेसिकली एजेंडा 21 के 21st सेंचुरी में हम कैसे कंट्रोल करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लाएंगे, उसकी बात हुई थी। तो ये 4 नाम आपने याद रखने हैं जो आउटकम थे अर्थ समिट के, एक एजेंडा 21, एक रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 27 उसमें प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए थे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो ये 4 चीज इसमें निकल के आई थी जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। और UNFCCC बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इसका पर्पस है ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना, ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का मेन एजेंडा है। तो अगर आपसे पूछे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में बेसिकली कंट्रोल करना, जिससे इंपैक्ट ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा ना हो। कब ये अडॉप्ट किया गया था? 1992 में अर्थ समिट में। और कब ये फोर्स में आया? 1994 में। तो ये इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये एक फाउंडेशन है जो बेसिकली
इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज की डायरेक्शन में काम करती है और नेगोशिएशंस वगैरह, जैसे अलग अलग पार्टीज की नेगोशिएशन वगैरह करवाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन चेंज ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करवाती है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ही रिजल्ट है COP3 जो था, क्योटो प्रोटोकॉल था। उसी तरीके से पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था वो कॉन्फ्रेंस ऑफ एक पार्टीज था। तो अलग अलग बेसिकली कॉन्फ्रेंस होती है और अलग अलग कंट्रीज की उसमें डिस्कशन हम लोग करते हैं, ये सारे का सारा उसी के अंदर डिस्कशन होता है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या? ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो बेसिकली गवर्निंग बॉडी है वो COP है। तो वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो एक फ्रेमवर्क है, वो एक एग्रीमेंट है, वो एक डॉक्यूमेंट है। उसके अंडर हर साल पार्टीज या कंट्रीज मिलेंगी और कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो COP है। मैंने आपको बताया कि COP 29 तक हम पहुंचे हैं और अभी COPs वगैरह हम आगे लेके जाते हैं। इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं? इसके बेसिकली जो कंपोजिशन है और पर्पस है, अलग अलग मेंबर स्टेट्स होती हैं इसमें, वो मिलते हैं और ये देखते हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, कन्वेंशन, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें हम आगे क्या कर रहे हैं। सो ये बेसिकली COP जो वो एनुअल मीटिंग को बोलते हैं और एग्जाम्पल जो है जैसे कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज टू दिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बेसिकली उसी के एग्जाम्पल हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मींस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पे हमने डिस्कशन किया था। अब ये ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर ही बना है और ये सेटअप किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, सो दैट वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की डायरेक्शन में काम कर सकें। ऑब्जेक्टिव था डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना और ये जो 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी उसमें ये डिस्कशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड का वो साउथ कोरिया के अंदर है। सो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन ग्रीन क्लाइमेट फंड की। सिमिलरली ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल फंड है और ये बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों से लिंक करके बनाया गया है और इसको भी 1991 में बनाया गया था। वाशिंगटन में इसका हेड ऑफिस है और ये एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करता है, जो ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी में ज़्यादा बेसिकली फोकस करता है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड भी है लेकिन ब्रॉडर डोमेन है। तो इंटरनेशनल वाटर्स, केमिकल मैनेजमेंट, सो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का डोमेन थोड़ा सा ब्रॉडर है, क्लाइमेट चेंज से थोड़ा सा ज़्यादा ये डोमेन इसका ब्रॉडर है। आपने बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट ये दो अलग टर्म्स हैं। क्लाइमेट मतलब ग्लोबल वार्मिंग से डायरेक्टली रिलेटेड टर्म है और एनवायरनमेंट में और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी भी आ जाता है। यहां पे आपको कहीं पे बायोडाइवर्सिटी नजर नहीं आएगा, यहां ग्रीन हाउस गैस की बात होगी। तो क्लाइमेट फंड को इसलिए क्रिएट किया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए या ग्रीन हाउस गैसेज को कंट्रोल करने के लिए जो काम करें उसके लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, क्योंकि बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, इसलिए हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये बोला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि आप लकड़ी या वुडन जो कुकिंग ना करें, आप LPG सिलेंडर यूज करें, चीप LPG सिलेंडर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी। अब अगर आप लकड़ी जलाएंगे और इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। लेकिन अगर LPG सिलेंडर चलाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो अब अगर ऐसा किया जाए तो उसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली, और वो ये फंडिंग ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। सो ग्रीन एनवायरनमेंट फंड जो आपका, ये आपका जो एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, सॉरी, ये बायोडाइवर्सिटी की बात करती है और ये इसके ऑब्जेक्टिव है। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज को फाइट करना, वाटर क्वालिटी बढ़ाना, लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना, हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करना। सो एनवायरनमेंट में आपके ज्यादा ब्रॉड बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स इसमें आते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली वही चीज है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस कर रहे हो, फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सको। इसमें क्लाइमेट जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका रिड्यूस करना, उनका इम्पैक्ट रिड्यूस करना, और एडवर्स जो आपके इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के
उनके साथ फाइट करना, उनके लिए उनको कंट्रोल करने की डायरेक्शन में काम करना, पब्लिक प्राइवेट सोर्सेज को पुल इन करना, पब्लिक सोर्सेज को पुल इन करना और प्राइवेट सोर्सेज को बेसिकली पुल इन करना, अल्टरनेट सोर्स क्रिएट करना, इंटरनेशनल कॉपरेशन क्रिएट करना, ये क्लाइमेट फाइनेंस के कुछ काम है। तो मतलब क्लाइमेट फाइनेंस इसी डोमेन में काम करता है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग की कहां पे बात होती है, तो पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था उसका आर्टिकल है 9 आर्टिकल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्लियरली टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू बी गिवन टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली जो है रिसोर्स क्लाइमेट फाइनेंस के लिए रिसोर्स देंगे जिनसे डेवलपिंग कंट्री का बेनिफिट किया जाएगा। तो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल नंबर 9 क्लाइमेट फाइनेंस की बात करता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात कौन से आर्टिकल में होती है, पेरिस एग्रीमेंट के क्लाइमेट फाइनेंसिंग, जिसमें ये बोला गया कि साहब डेवलप्ड कंट्री जो है वो फंड को मोबिलाइज करेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आउटकम है पेरिस एग्रीमेंट का जो 2015 में साइन हुआ था और उसमें ये बोला गया था कि 2030 तक हमें 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली एक यूनिवर्सल एक एफर्ट है, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी इसमें और ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इसमें आपका जो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि और भी बहुत चीज़ों पे फोकस किया जाए, पावर्टी पे फोकस किया जाए, प्रॉस्पेरिटी पे फोकस किया जाए, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं ये होलिस्टिक हैं, इसमें पूरे प्लेनेट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से हम अटेन कर सकते हैं उसके ऊपर बात हुई है। बहुत से इश्यूज हैं जैसे पावर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, इन सब के ऊपर बात होती है और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, राइट। और ये बोला जाता है कि अगर एक आउटकम, एक फील्ड के आउटकम दूसरी फील्ड के आउटकम के साथ रिलेटेड है और बैलेंस बनना बड़ा जरूरी है सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए, और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंड एंड मेजरिंग द प्रोग्रेस। तो 232 ऐसे इंडिकेटर हैं जिनके ऊपर प्रोग्रेस चेक करना जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हैं, नंबर 1 नो पॉवर्टी, नंबर 2 नो हंगर, नंबर 3 गुड हेल्थ, नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर, 7 अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, 8 is decent work, 9 is industry innovation infrastructure, 10 is reduce the inequality, 11 sustainable cities, then responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, life on land is 15, peace justice strong institution 16 and partnership for goals। ये 17 गोल्स हैं जो होलिस्टिकली सब कवर करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके जो इंटरनेशनल जो हमारा अलग अलग एफर्ट है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इनके ऊपर डिटेल में हम अलग अलग सेक्शन में ऑब्वियसली पढ़ेंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सब के ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन ये मान के चलिए आपके ये आपका क्रोनोलॉजी थी कि वर्ल्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस पे काम हो रहा है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो कोपेनहेगन में सबसे पहले बात हुई थी 2 डिग्री सेंटीग्रेड की, लेकिन लार्जली पेरिस एग्रीमेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है कि ग्लोबल टेम्परेचर को हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल से नीचे रखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बात करता है पॉवर्टी एंड करने का, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने का, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का। न्यूक्लियर वेपन की इसमें बात नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस चीज पे फोकस करता है, ये सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। उसके अलावा वाटर वेपर भी आता है एज अ ग्रीन हाउस गैस वो होती है, और इवन आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह हैं, हैलोजेंस, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर आते हैं। इनमें से कौन सा की डिफरेंस है क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ये सारे इनके बीच में डिफरेंस है। क्योटो प्रोटोकॉल डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर था और पेरिस एग्रीमेंट सारी कंट्रीज के ऊपर था। क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग था, पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं था। एंड क्योटो प्रोटोकॉल ने स्पेसिफिक एमिशन रिडक्शन टारगेट हर कंट्री को दिए थे, जबकि पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं था। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, आपने गोल नंबर 7 देखा होगा यहाँ पे। तो 7 गोल है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक बार थोड़ा देख लेना आप
कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को बेसिकली स्टेबलाइज करना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मेन ऑब्जेक्टिव है। इनमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का? राइट, सो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स जो है वो इसमें नहीं आता। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें है। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसके अंदर है। फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री को भी इसके अंदर है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्या सिग्निफिकेंस है? मीटिंग होती है अलग अलग कंट्रीज की और ये देखा जाता है कि जो कन्वेंशंस हमने बनाई हैं, जैसे पेरिस कन्वेंशंस है, क्योटो प्रोटोकॉल है, जो भी है, वियना कन्वेंशन वगैरह जो भी हम डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या ग्रोथ उसमें हमने अचीव किया। कौन सा सीओपी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में? सीओपी 3 क्योटो प्रोटोकॉल है। सीओपी 1 बर्लिन में हुआ था, सीओपी 21 पेरिस में हुआ था, सीओपी 26 ग्लासगो में हुआ था। और ये जो ग्लासगो था इसमें क्या था कि नेट जीरो इंडिया 2070 तक अचीव करेगा, कार्बन नेट जीरो एमिशन। ये ग्लासगो में 26 में हुआ था। तो ये याद कर लेना कि सीओपी 21 बर्लिन थी, सीओपी 3 क्योटो था, सीओपी 21 पेरिस था, सीओपी 26 ग्लासगो था और उसमें क्या हुआ था, ये आपको इनपुट होना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हम रखेंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे और ट्राई करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना जाए। ओजोन लेयर से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन है? वियना कन्वेंशन। कितने साल में एक बार मिलना पड़ता है वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली? 3 साल में एक बार मिलना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो हर साल होती है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर है। रियो डी जेनेरो में कितने प्रिंसिपल्स पे डिस्कशन हुआ था? 27 प्रिंसिपल्स। राइट, सो फ्रेंड्स, ये आपका जो लेक्चर था गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर आप इस एग्जाम को लिख रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको लिखना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम को लिख रहे हैं तो आपको ये योरपीडिया के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे थॉरोली, बहुत डिटेल में इसका सारे का सारा मॉड्यूल डेवलप किया गया है आपके लिए एंड आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा एग्जाम करेंगे, क्योंकि योरपीडिया एनवायरनमेंट की फील्ड में एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो आपको अलग अलग एनवायरनमेंट एग्जाम्स, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम है उसका योरपीडिया आपको थॉरली इनपुट देता है और आपकी मेंटरिंग करता है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग योरपीडिया for such preparation. Thank you.